हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण लिखा है। और संस्मरण लिखा जाता है यादों की स्मृति, यानी यादों या स्मृतियों को समेट करके लिख देना, वही एक संस्मरण कहलाता है। तो यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के जी पर एक संस्मरण लिखा है, उनकी यादों को समेटा है। इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है, जो फादर कामिल बुल्के जी हैं वो परंपरागत रूप से, यानी कहते हैं कि वैसे तो सन्यासी दिखाई देते थे, लेकिन वैसे भी यानी कि सन्यासी थे, लेकिन परंपरागत रूप में दिखाई पारंपरिक अर्थ में वह नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिससे मित्रता कर लेते थे तो मित्रता नहीं तोड़ते थे। अब वैसे फादर कामिल बुल्के जी का जन्म तो होता है यूरोप के रेमसे चैपल शहर में होता है, लेकिन वो भारत को अपनी कर्मभूमि बनाते हैं। वो 47 साल भारत देश में रहते हैं। 1973 साल का जीवन जी करके उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर लेखक ने कहा कि फादर कामिल बुल्के जी को याद करना एक शांत संगीत को सुनना जैसा है, उदास शांत संगीत को सुनना जैसा है। अब लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, जब तक इस भारत देश में राम कथा सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी, तब तक इस विदेशी साधु को या इस विद्वान को नहीं भूला जा सकता है। क्योंकि ऐसा विदेशी विद्वान जो जिनका जन्म यूरोप में हुआ, विदेश में हुआ, और वह भारत में आकर भारत को कर्मभूमि बनाए, और जो भारत की भाषा, जिसे एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा या हमारी मातृभाषा के रूप में हम लोग कहते हैं, वैसे संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, लेकिन हिंदी को ये फादर कामिल बुल्के जी हैं वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। और ये जहाँ जहाँ पर ये जाते थे तो हिंदी के बारे में वो अच्छे से अच्छा भाषण भी देते थे, और जो लोग हिंदी की उपेक्षा करते थे उन पर झुंझलाते भी थे। और फिर इन्होंने क्या किया, हिंदी विषय में ही कोलकाता से तो बीए किया, और इलाहाबाद से हिंदी विषय में ही एमए किया, और पीएचडी की उपाधि भी हिंदी विषय से ही प्राप्त की है। इन्होंने राम कथा उत्पत्ति और विकास हिंदी भाषा में लिखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें, नील बर्ड नामक एक कविता का अनुवाद भी इन्होंने नील बर्ड के नाम से भी किया है। दूसरी बात मैं करूं तो ये लेखक ने बताया कि मैं इस बात का 35 साल से साक्षी हूं कि ये किसी भी व्यक्ति को इन्होंने कभी भी कोई ठेस यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये जहां पर भी जाते थे तो एक बड़े भाई की तरह, हमेशा एक देवदारू वृक्ष की तरह खड़े होते थे। बड़े लंबे चौड़े गोरे रंग के थे, और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं इलाहाबाद में था तब भी, और मैं जब दिल्ली में था तब भी, मैं इसका 35 साल साक्षी हूं कि ये किसी व्यक्ति का बुरा नहीं मानते थे। दुख की बात होती तो ये प्रत्येक व्यक्ति के, भारतवासी के घर पर चले जाते और सांत्वना के 2 शब्द बोल देते थे वहां पर। और यदि सुखी की बात होती तो बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देने पहुंच जाते थे। लेखक को इसलिए याद है कि जब उसका पुत्र हुआ था तो उनके पुत्र, लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी इन्होंने ही डाला था, फादर कामिल बुल्के जी ने ही डाला था। और उनके पत्नी की मृत्यु पर भी सांत्वना के 2 शब्द उन्होंने ही बोले थे। लेकिन लेखक ने फिर एक बात और कही है कि जब फादर कामिल बुल्के जी को बारे को पूछा जाता है कि आपको अपने देश की याद नहीं आती, तो वो कहते हैं कि मेरा देश तो भारत है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं भारत देश की नहीं, मैं आपकी जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ। कहते अच्छा, रेम्स चैपल की हाँ याद तो आती है, लेकिन उसमें से क्या तुम अपने घर गए हो? 1-2 बार गए थे, जब वो भारत आए तो अपने शहर, अपने घर पर 1-2 बार घूमने गए थे। लेकिन उसे बताया गया अपने भाइयों और पिता से इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम वो अपनी माता से करते थे। माता का पत्र ही उनके पास आता था, और उनके मित्र डॉक्टर रघुवंश को पढ़ाया भी करते थे। अब वो कभी कभी चिंता करते हुए देखे गए, लेखक ने बताया कभी कभी वो चिंता करते थे अपनी बहन की शादी के लिए, क्योंकि वह भी थोड़ा कुछ समय बाद यानी लेट ही शादी करना चाहती थी। और 2 भाई थे, एक तो पहले से ही वो पादरी बन गया था, और दूसरा अपने व्यापार करने लग गया था। फिर बताया गया है कि लेखक ने बताया कि मुझे नहीं पता उनके दिमाग में सन्यासी बनने की कैसे धारणा आई है। जब वो अपना बीटेक कर रहे थे तो उनके अंतिम बीटेक के अंतिम वर्ष की, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके दिमाग पता नहीं क्या सूझी क्या नहीं, तो वो किसी गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। लेकिन वो एक शर्त रखी उनके सामने। अब लेखक कहता है कि मुझे नहीं पता ये शर्त क्यों रखी उन्होंने। कहता है कि मैं सन्यासी बन जाऊँगा, लेकिन भारत में जाकर मैं रहूँगा। तो वो ऐसा ही होता है, वो सन्यासी बनने के बाद भारत में जाकर रहते हैं, फिर वो बड़े बड़े कॉलेजों में अध्यापन भी करते हैं और अध्यापन करवाते भी हैं। यानी कि एक सन्यासी की पारंपरिक जो एक परंपरा है उन सभी सन्यासियों से एक अलग है। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं करता जो एक दूसरे का यानी कि भला चाहता हो। वह प्रत्येक भारतवासी घर जाकर के दुख का समय होता सांत्वना के शब्द, दुख और सुख का समय होता, कोई त्यौहार होता, तो एक बड़े भाई की तरह देवदारू वृक्ष की तरह आशीर्वाद देने पहुंच जाते थे। फिर उन्होंने, लेखक ने कहा कि इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरी मृत्यु पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जब इनकी मृत्यु होती है तो इतने सारे लोग
इकट्ठे होते हैं, तो लेखक कहता है कि जैसे किसी पर्स पर यदि स्याही बिखर जाती है ना, यानी कि लोगों के सर ही सर के बाल बाल दिखाई देते हैं, अर्थात हम नहीं कह सकते कितने सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे। फिर वो कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतने सारे लोग मेरी मृत्यु पर रोने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। और एक मातरलिंग एक लेखक है, उनके प्रसिद्ध नाटक था जिसका नाम ब्लू बर्ड था, उसका भी नील पंछी के नाम से उन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। और मैंने बता चुका हूँ, रामकथा उत्पत्ति और विकास ऐसे रचनाएं लिखी हैं। और यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी को ये राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं, तो यह था एक संस्मरण था बच्चों, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच बच्चों।